दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। विमान क्रैश के बाद एक और तस्वीर इटली से आई है। देखिए, ये विमान आकर बीच सड़क पर गिरा है। हाईवे पर आकर विमान गिरा है। गाड़ियां जा रही थी, गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी। दिखा रहा हूं और गाड़ियां आ जा रही थी। उसी बीच अचानक ऊपर से विमान आकर गिरा है। देखिए, और पूरा विमान जलकर खाक हो गया। कुछ गाड़ियां आग के आर पार हो गई, कुछ गाड़ियां वहां फौरन रुक गई। एक विमान क्रैश हुआ है रूस में। उस विमान क्रैश में 50 लोगों की मौत हो गई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, मंदिर पर भिड़ गए दो देश, कंबोडिया और थाईलैंड। मंदिर देखिए जरा, यह है वो प्राचीन मंदिर। मंदिर का नाम है प्री विहियर मंदिर। यह मंदिर बॉर्डर पर है, यानी दो देशों के बॉर्डर पर यह मंदिर है और शिव जी का मंदिर है ये। और इस मंदिर को लेकर ही सारी लड़ाई थी और मंदिर को लेकर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जंग शुरू हो गई। देखिए अगली तस्वीर, कंबोडिया का थाईलैंड पर अटैक। ये देखिए, मल्टी रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे जा रहे हैं। यह वो मंदिर है जिसको लेकर यह लड़ाई शुरू हुई है। तस्वीर देखिए, उसके बाद कंबोडिया ने अटैक किया। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं। इस अटैक में देखिए इस इमारत को नुकसान पहुंचा है। इसके लिए लड़ाई हो रही है। अगली तस्वीर देखिए, हमले के बाद थाईलैंड में स्थिति देखिए। जो लड़ाई शुरू हुई उसके बाद थाईलैंड में लोग छिपे हुए हैं क्योंकि लगातार बमबारी हो रही है। और देखिए, दोनों देशों के बॉर्डर क्लोज कर दिए गए हैं। यह लड़ाई इस हद तक पहुंच चुकी है और दुनिया में पहली लड़ाई होगी ये जो शिव जी के मंदिर पर हो रही है। मंदिर पर अधिकार को लेकर लड़ाई हो रही है, जिसपे मिसाइल तोपें चल रही हैं। F-16 लड़ाकू विमान मिसाइलें दाग रहे हैं। भारत से 5000 किलोमीटर दूर दो देशों में शिव मंदिर को लेकर जंग छिड़ गई है। बॉर्डर पर गोला बारूद से हमला शुरू हो गया है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर F-16 लड़ाकू विमान से हमला कर दिया तो कंबोडिया ने खतरनाक तोप और लंबी दूरी के रॉकेट से जवाब दिया। कंबोडिया के हमले से पूरे थाईलैंड में भगदड़ मच गई है। 40,000 लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। और आइए आपको बताऊं यह लड़ाई किस जगह पर हो रही है, दुनिया के दो मुल्क कौन से हैं और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बीच ये मंदिर कौन सा है। देखिए नक्शा है आपके सामने, ये कंबोडिया देख रहे हैं आप और सामने आप थाईलैंड देख रहे हैं। कंबोडिया पीले रंग का जो हिस्सा है ये कंबोडिया है और ऊपर जो लाल रंग में आप देख रहे हैं वो थाईलैंड है। बीच में देखिए एक सफेद डॉट आपको नजर आ रहा है, यही वो मंदिर है दोनों देशों के बॉर्डर पर, सीमा पर यह मंदिर है। इसका नाम है प्री विहियर मंदिर। आइए अब आपको कहानी बताऊं कि आखिर एक मंदिर के नाम पर यह लड़ाई, यह जंग क्यों छिड़ गई है।
जिस पर तोप और गोले चलने लगे हैं। यह है मंदिर। थाईलैंड कंबोडिया दोनों पड़ोसी देश हैं, बौद्ध धर्म बहुल देश हैं दोनों। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों बौद्ध धर्म बहुल हैं। दोनों देशों का रहन सहन और खान पान पूरी तरह से एक जैसा है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों मंदिरों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। ऐसे ही प्री विहार मंदिर पर अधिकार पर संघर्ष चल रहा है। थाईलैंड मंदिर पर कंबोडिया के कब्जे का विरोध करता है। यह मंदिर 11वीं सदी में बना था, जो भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन बाद में यह बौद्ध धार्मिक परिसर में तब्दील हो गया। मंदिर से सटे इलाके पर दोनों देश अपना दावा करते आए हैं। 2008 में मुद्दा और भड़का और मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया गया। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि उससे ऐतिहासिक धरोहर को छीना गया है। साल 2011 में दोनों देशों के बीच विवाद हुआ, इसमें 18 की मौत हो गई थी। कंबोडिया मंदिर विवाद को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट चला गया। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कंबोडिया के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन थाईलैंड ने इस आदेश को मानने से मना कर दिया। तभी से कंबोडिया और थाईलैंड के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। आज सुबह सीमा पर थाईलैंड कंबोडिया के बीच गोलीबारी हुई है। 12 थाई लोगों की मौत हुई है, जबकि 14 घायल हो गए। इसमें थाईलैंड ने जवाब में कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया है और फिर कंबोडिया ने तोप, लंबी दूरी के रॉकेट से जवाब दिया है। हमले में थाईलैंड में आबादी वाले इलाकों में बहुत नुकसान पहुंचा है। 86 गांवों से लगभग 40,000 नागरिक सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। थाईलैंड ने सोचिए सीमा पर F-16 फाइटर जेट की तैनाती कर दी है, यानी थाईलैंड कंबोडिया पर कभी भी और बड़ा हमला कर सकता है। फिलहाल दोनों देशों में मंदिर को लेकर संघर्ष लगातार जारी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कर्नल टीपी त्यागी। पहली बार आपने सुना होगा कि एक मंदिर को लेकर गोले बरस रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में करीब 800 किलोमीटर का बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर एक मंदिर, हिंदू मंदिर, लॉर्ड शिवा का मंदिर, 11वीं शताब्दी में खेमर रूल के अंदर बना हुआ मंदिर स्थित है। ये केवल पूजा का स्थल नहीं है, बल्कि आर्ट का, एजुकेशन का, कल्चर का, मेडिटेशन का, कम्युनिटी मीटिंग्स का भी ये एक मंदिर है। इस मंदिर की इम्पोर्टेंस दोनों देशों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों देशों में बुद्धिज्म की संस्कृति है। इस मंदिर की एक और इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे करीब 3 किलोमीटर दूर एक स्ट्रेटेजिक पास है, एक हाईवे है जो थाईलैंड और कंबोडिया को जोड़ता है। लिहाजा दोनों ही देश उसे लेना चाहते हैं। युद्ध प्रारंभ हो चुका है दोनों देशों के बीच में, पहले भी हुआ, लेकिन पहले 2-4 दिन में खत्म हो जाता था। इस बार तो थाईलैंड ने करीब आधा दर्जन F-16 से कंबोडिया में हमला किया है। कंबोडिया के पास एक भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है और थाईलैंड के पास 72। लिहाजा रिजल्ट तो निश्चित है, लेकिन मंदिर की इम्पोर्टेंस इतनी है कि ये लड़ाई को रोकने के लिए किसी बड़े मध्यस्थ की आवश्यकता होगी, चाइना या भारत। अब आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि इस मंदिर की वजह से प्राइम मिनिस्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया। ये देख रहे हैं मंदिर विवाद में पीएम सस्पेंड कर दी गई हैं। इनके अलावा अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मौजूदा थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तस्वीर कंबोडिया के राजा की आप देख रहे हैं। लेकिन देखिए पीएम क्यों सस्पेंड की गई। मंदिर की को लेकर दरअसल बात कर ली थी उन्होंने कंबोडिया में, कि बात क्यों की, इसलिए पीएम सस्पेंड हो गई। मंदिर विवाद को सुलझाने में थाईलैंड की पीएम की कुर्सी चली गई। 15 जून को शिनावात्रा ने कंबोडिया के नेता से बात की और उनसे मंदिर के मसले को लेकर लंबी चर्चा हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने थाई सेना कमांडर की आलोचना की थी और लेकिन उनका ऑडियो लीक हो गया, सबके सामने आ गया, बवाल खड़ा हो गया, मामला कोर्ट तक पहुंचा और पीएम को पद से हटा दिया गया। थाईलैंड में सेना का प्रभाव है, इसलिए आलोचना गंभीर हुई और पीएम ने माफी मांगते हुए कहा टिप्पणी विवाद उन्होंने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इसका उन्हें कोई भी फायदा नहीं मिला। आइए अब आपको बताता हूं कि पीएम की कुर्सी जा चुकी है और दोनों देश अभी लड़ रहे हैं। मंदिर, ये मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है वो मंदिर जिसको लेकर ये सारा बवाल चल रहा है। कंबोडिया और थाईलैंड लड़ रहे हैं। दोनों की ताकत आपको बताऊं, क्या दोनों एक दूसरे से लड़ने की स्थिति में हैं? देखिए दोनों के पास ज्यादा हथियार नहीं है। थाईलैंड की आबादी 7 करोड़ 20 लाख है, लेकिन 5 करोड़ सैन्य सेवा में अभी से उपलब्ध है। कंबोडिया
की आबादी 1 करोड़ 70 लाख है और 1 करोड़ 20 लाख लोग सैन्य सेवा में उपलब्ध हैं। अब देखिए थाईलैंड का रक्षा बजट 4,60,000 करोड़ का है और कंबोडिया का रक्षा बजट है 60,000 करोड़। सक्रिय सैनिक जो हैं 3,60,000 थाईलैंड के पास है, कंबोडिया के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं। रिजर्व सैनिक 2 लाख थाईलैंड के पास है, कंबोडिया के पास 1 लाख है। फाइटर जेट 40 से 50 थाईलैंड के पास है, कंबोडिया के पास सोचिए फाइटर जेट भी नहीं। हेलीकॉप्टर थाईलैंड के पास 100 से ज्यादा है और कंबोडिया के पास शायद एक भी नहीं। टैंक 200 से ज्यादा थाईलैंड के पास है, कंबोडिया के पास भी 200 से ज्यादा है। आर्टिलरी 1000 थाईलैंड के पास है और कंबोडिया के पास 400 से ज्यादा है। पनडुब्बी 1 थाईलैंड के पास और कंबोडिया के पास एक भी नहीं। तो ये मंदिर को लेकर लड़ाई है जो दुनिया में पहली और इकलौती लड़ाई है। अभी भी गोले बरस रहे हैं कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मैदान छोड़ देंगे क्या तेजस्वी यादव। सबसे पहले देखिए, आज हंगामा हुआ लोकसभा में भी। कार्रवाई कुछ देर ही चली थी, इतना हंगामा हुआ कि कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बाहर भी प्रदर्शन हुआ। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है इंडी अलायंस के नेता बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर, बिहार में जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण हो रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन। अब देखिए बिहार विधानसभा में क्या हुआ। तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम आपस में भिड़ गए। इसी मुद्दे पर हंगामा चल रहा है पिछले कई दिनों से। हमने उप मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का बयान सुना। ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है, तो पेपर रद्द क्यों होता? वो आप अपने समय में बताइए। सुनिए, इस तरह का बयान मत दीजिए। आप ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। दिखाना नहीं होता। और कैसे? अरे आप बताइए तो किस मामले में हुआ, मामला क्या है, किस तरह का मामला है, वही तो ठीक। ऐसे बोलने से नहीं होता। अच्छा ठीक। यानी आप बोल रहे पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है। बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ ऐसे करने से क्या होगा? आप हमारा काम कर दिए। अरे आप बताइए। हमारा काम कर। अरे आप क्या काम कराइएगा? आपको पता ही नहीं है। बिहार में आपको बताना तो चाहिए। तो घोटाले संरक्षण दे रहे हैं, बेचारा को पता ही पेपर नहीं लीक वाले को संरक्षण दे रहे हैं। जारी रखिए, आप जारी रखिए। ये बेचारा आपको बेचारा बना दिया, दिख रहा है। यह विधानसभा के अंदर हो रहा था, लेकिन देखिए विधानसभा के बाहर क्या हो रहा था। बाहर भी प्रदर्शन हो रहा था। यह हो रहा है बिहार में वोटर लिस्ट जो सही की जा रही उसके खिलाफ प्रदर्शन है। और देखिए विधानसभा परिसर के बाहर देखिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे महागठबंधन से। क्या बिहार में इंडी गठबंधन चुनाव का बहिष्कार करेगा? पटना से दिल्ली तक हंगामे के बीच क्या गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा? 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka.
2020 में कड़ी टक्कर देने के बाद क्या तेजस्वी ने सरेंडर करने का मन बना लिया है? क्या राहुल तेजस्वी नीतीश के लिए मैदान छोड़ देंगे? बीजेपी ने इसे तेजस्वी का हार का डर बता दिया है। नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। आइए अब आपको बताऊं कि नीतीश को क्या वॉकओवर दे देंगे तेजस्वी। तेजस्वी कह रहे हैं वो बहिष्कार करेंगे चुनाव का। अगर चुनाव का बहिष्कार करेंगे इसका मतलब इंडी अलायंस चुनाव नहीं लड़ेगा। तेजस्वी ने कहा लाखों वोटर के नाम काटे जा रहे हैं, चुनाव बहिष्कार को लेकर सहयोगी दलों से बात करेंगे। 24 घंटे में तेजस्वी ने अपना बयान फिर दोहराया। जब बिहार विधानसभा चुनाव में धांधली करनी है तो बिहार सरकार को एक्सटेंशन दे दो। ललन सिंह ने कहा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का तेजस्वी पर पलटवार। तेजस्वी को पता है कि वो इस चुनाव में बुरी तरह पिट रहे हैं, इसी वजह से वो चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। आरजेडी को इस बार 2010 से भी कम सीटें मिलेंगी। 2010 में आरजेडी सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव जीत सकी थी। राहुल गांधी ने आज कहा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर विपक्ष के सवाल हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर राहुल ने दावा किया बिहार से कर्नाटक तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। राहुल का दावा है कांग्रेस के पास पूरे सबूत हैं। कर्नाटक की एक सीट पर वोटिंग में धोखाधड़ी के 100% सबूत हैं। राहुल का दावा है हमारे पास सबूत, चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं। चुनाव आयोग ने कहा, राहुल और तेजस्वी के आरोपों पर जवाब दिया। बिहार में वोटर लिस्ट सर्वे पर चुनाव आयोग का अपडेट। बिहार में 99% वोटर्स ने फॉर्म जमा किया। 1 सितंबर तक नाम के छूटने की शिकायत कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने पूछा जिन लोगों की मौत हो चुकी है उन्हें वोट डालने दें, जो लोग बिहार से बाहर शिफ्ट हुए हैं उन्हें वोट का अधिकार दें। राहुल ने कर्नाटक को लेकर आरोपों को आधारहीन बताया, राहुल के जो आरोप थे, और राहुल पर संवैधानिक संस्था को धमकी देने का आरोप लगाया। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। चुनाव बहिष्कार करने का इनका सोची समझी रणनीति है। डर गया है ये राजद कांग्रेस के लोग, डर गया कि मैं बुरी तरह से चुनाव हार जाऊंगा। 2010 में जैसे माई बाप समीकरण काम नहीं आया, 22-23 सीट पर सिमट गया, इस बार भी ये उससे कम में जीत के आएंगे। हार मान लिए, उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे। जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। अब केंद्र की चुनाव का बहिष्कार करेंगे कि राज्य का, ये स्पष्ट नहीं किया, लेकिन लगता है कि राज्य के सरकार का बहिष्कार करेंगे। इससे 2 ही तथ्य उभर के आते हैं। या तो वो समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है, तो वो पहले ही किसी बहाना बना के तेजस्वी मैदान से अलग हो जाना चाहते हैं, या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है कि चुनाव की बड़ी हार दिख रही है। शायद यही कारण होगा। 2025 के विधानसभा के चुनाव में उनकी पराजय सुनिश्चित है, तो हार के भय से अभी से ही बहाना ढूंढ रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी विचित्र तरीके से बयान दे रहे हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि चुनाव का बॉयकॉट करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो क्या कह रहा है उसे समझने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने बिहार वोटर लिस्ट को अपडेट किया है। इसके मुताबिक 99% वोटरों ने फॉर्म जमा कर दिए हैं। मतलब 99% वोटर चुनाव में वोट डाल सकते हैं। बिहार में कुल 1% वोटर, यानी कुल वोटरों की संख्या बिहार में है 7.89 करोड़, यानी 7,89,00,000 वोटर है बिहार में। अब तक सिर्फ 1% वोटरों के डेटा अपडेट नहीं हुए। इस तरह ऐसे वोटरों की संख्या हो जाती है करीब 78 लाख। इनमें से 21 लाख
60,000 वोटरों की मौत हो चुकी है, यानी 21 लाख से ज्यादा वोटर की मौत हो गई है, इसलिए भी उसे वोटर लिस्ट से हटाना है। 31.5 लाख वोटर दूसरे राज्य शिफ्ट हो गए, वहीं रह रहे हैं, उनका नाम हटेगा क्योंकि वो वोट देने बिहार नहीं आते हैं। 7 लाख वोटरों के नाम 2 जगह पर दर्ज हैं। करीब 1 लाख वोटरों का पता ही नहीं चल पाया है। कैंपेन के बावजूद करीब 7 लाख वोटरों ने फॉर्म नहीं भरा है। अब सवाल है, पहला सवाल, क्या जिनकी मौत हो चुकी है उनका नाम नहीं हटेगा या नहीं हटना चाहिए तेजस्वी यादव के मुताबिक? दूसरा सवाल, जो वोटर दूसरे राज्य शिफ्ट हो गए उनका नाम आखिर कैसे बिहार की वोटर लिस्ट में रखा जाए, जो शायद दूसरे राज्य में ही वोट दे रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या उन्हें 2 जगह वोट डालने का अधिकार दिया जा सकता है? चौथा सवाल, जिन वोटरों का नाम 2 जगह पर है, एक जगह से उन्हें हटाना ही होगा। पांचवा सवाल, जिन वोटरों का कोई पता ही नहीं चला उनको कैसे रिकॉर्ड में रखा जाएगा? छठा सवाल, जिन वोटरों ने फॉर्म नहीं भरा उन्हें कैसे रिकॉर्ड में डाल दिया जाए? और सातवां, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर आखिर किस बात का हंगामा और बवाल है? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र और नित्यानंद राय। ये तो बहुत बड़ा निर्णय है और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये विचार किया जा रहा है कि जनता के जब पूछेंगे और जनता कहेगी तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जब दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का वोट काटने का जो साजिश रची जा रही है और नाम जोड़ने का काम किया जाता है, काटने का काम नहीं किया जाता है। हमारी लड़ाई है, SIR का जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से हम वोटर को कटने नहीं देंगे, जो है उसका नाम होना चाहिए। 2025 के विधानसभा के चुनाव में उनकी पराजय सुनिश्चित है, तो हार के भय से अभी से ही बहाना ढूंढ रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी विचित्र तरीके से बयान दे रहे हैं। जो अवैध रूप से मतदाता बने हैं उनको भय होगा, जो सही में मतदाता है उनको क्यों भय होगा? तेजस्वी जी को भय सताने लगा है, इसलिए इस प्रकार का बयान देते हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अब इस बीच एक और विचित्र खबर आई। खबर यह आई कि लालू के लाल तेज प्रताप अभी फिलहाल बेदखल हैं। इनको सपना आया, सपना देखिए आया, सपना ट्वीट कर दिया। अगली तस्वीर देखिए, ये तेज प्रताप ने ट्वीट किया, इन्हें सपना आया है। सपने में आप देख रहे हैं पीएम मोदी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेज प्रताप को सपने में दिखाई दिए हैं। अब देखिए क्या है इस सपने में, क्या कहना चाह रहे हैं तेज प्रताप, और इस सपने के जरिए अब उन पर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि पार्टी से भी बेदखल हो चुके हैं। लालू के बेटे तेज प्रताप के सपने में पीएम मोदी आए। खुद तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया पीएम मोदी ने तेज प्रताप को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया। तेज प्रताप ने पोस्ट में लिखा, उन्होंने मोदी का ऑफर ठुकराया। तेज प्रताप ने पीएम को अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप खुद किस पार्टी से लड़ेंगे यह भी अभी तय नहीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लालू ने तेज प्रताप को पार्टी से निकाला था। पार्टी के साथ ही तेज प्रताप को परिवार से भी बाहर कर दिया। अब तेज प्रताप के वैशाली की महुआ सीट से लड़ने की अटकलें। तेज प्रताप इस विधानसभा सीट का दौरा भी कर चुके हैं और इस बीच तेज प्रताप के इस पोस्ट की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया यूजर पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी से ऑफर मिल गया है तेज प्रताप को? तेज प्रताप की तरफ से नई पार्टी बनाने का भी दावा किया गया था, लेकिन तेज प्रताप ने फिलहाल कोई पार्टी नहीं बनाई। वहीं तेज प्रताप ने लालू या तेजस्वी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है और इस वजह से तेज प्रताप के आरजेडी में दोबारा एंट्री की भी अटकलें। लेकिन एक तरफ तेज प्रताप ने यह ट्वीट किया कि पीएम मोदी सपने में आए। क्या यह महज इत्तेफाक था? एक और तस्वीर आई जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को देख रहे हैं और तेज प्रताप को, विजय सिन्हा को देख रहे हैं। बीजेपी के नेता बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेज प्रताप की पीठ पर हाथ रखा। तेज प्रताप ने उन्हें नमस्कार किया है और ठीक रात को ही तेज प्रताप के सपने में पीएम मोदी भी आए हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है या इस तस्वीर के कोई मायने हैं? लेकिन एक और जुदा तस्वीर आई आपको दिखाऊं। तेज प्रताप की गाड़ी ने दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी को टक्कर मार दी। ये देख रहे हैं, ये आगे पीछे टक्कर लगी है गाड़ी में। फुल स्क्रीन लीजिए इसे। तेज प्रताप की गाड़ी पीछे थी और आगे थी डिप्टी सीएम की गाड़ी और ये दोनों गाड़ियां टकराई हैं आपस में। तेज प्रताप गाड़ी में बैठे हैं, उनकी गाड़ी में झंडा भी लगा है जो नई नई पार्टी बनाई है।
और यह भी महज इत्तेफाक है क्या कि तेज प्रताप आज ही डिप्टी सीएम को धमकी भी दे रहे थे? सुनिए। इस तरीके से भाजपा आरएसएस के लोग गुंडागर्दी दिखाने का काम किया है। ये पूरे देश की जनता देखिए किस तरीके से गुंडाई किए हैं लोग। और सम्राट चौधरी संयमित रहें, असंयमित भाषा का प्रयोग करें, यानी तो जनता उनका बुखार छोड़ा देगी। तो सम्राट चौधरी जिस तरीके से हमारा पिता का नाम ले रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो कहाँ से निकले हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं। और इस बयान के बाद वो तस्वीर सामने आई। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, छांगुर के मददगारों पर योगी की गाज। उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे और गोरखपुर में उनके साथ रवि किशन भी थे। रवि किशन योगी आदित्यनाथ के साथ जब भी होते हैं, योगी आदित्यनाथ उनकी चुटकी जरूर लेते हैं। देखिए क्या हुआ। अगली तस्वीर दिखाऊं। योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा बुलडोजर चल रहा है, इस बहाने रवि किशन के घर पर भी अटैक किया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं योगी। गोरखपुर की सड़कें चौड़ी हो गई, गोरखपुर की ड्रेनेज बन गई। अन्य शहरों में बड़ा कठिन होता है, जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है। और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही एक व्यवस्था बनाई कि भाई देखो नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। और अभी मैं उनको दिखा के आया हूं, अभी मैं दिखा के आया हूं अंदर से कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर कैसे काम करता है। देखिए अब ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना दे और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा, सेंसर बता देगा कहां पे नाला जाम हो गया है और फिर वहीं से बटन दबा करके उसको खुलवाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो रवि किशन पर हमला कर रहे थे मजाकिया मूड में योगी आदित्यनाथ, लेकिन बाबा ने एक्शन लिया है छांगुर के करीबी इंस्पेक्टर पर। यह इंस्पेक्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यह इंस्पेक्टर छांगुर के इशारे पर काम कर रहा था, ऐसा आरोप है, और इंस्पेक्टर पर योगी ने कार्रवाई की। यह रिपोर्ट देखिए। पहले छांगुर पर चला योगी का बुलडोजर और अब छांगुर की मदद करने वाले पुलिस वालों पर भी योगी की गाज गिरने लगी है। छांगुर की करीबी वर्दी वालों पर चुन चुन कर एक्शन हो रहा है। यूपी का एक बड़ा पुलिस अधिकारी धर्मांतरण रैकेट में उसका साथ दे रहा था और पीड़ित की आवाज को दबाने में लगा था। योगी को जैसे ही शिकायत और सबूत मिले ताबड़तोड़ एक्शन ले लिया। छांगुर के करीबी इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गए और उन पर बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। और अभी तो यह शुरुआत है। जिन जिन पुलिस वालों का छांगुर के नेटवर्क में नाम आएगा उन पर योगी का ऐसा ही डंडा चलेगा। अब देखिए जरा छांगुर का इंस्पेक्टर है कौन। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि कुछ पुलिस वाले रडार पर हैं, लेकिन नाम सामने नहीं आया था। अब तस्वीर भी सामने आ गई और एक्शन भी। ये हैं जिनको आप आगे तस्वीर में देख रहे हैं, यही है इंस्पेक्टर। छांगुर के मददगार पुलिस वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। बलरामपुर से मेरठ लखनऊ तक पुलिस वालों की लिस्ट बन रही। गाजियाबाद के एक पुलिस अधिकारी पर गाज गिर गई है। छांगुर की मदद के आरोप में इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सस्पेंड हो गए। अब्दुल रहमान 2.5 साल से गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच के प्रभारी थे। कानपुर के रहने वाले इंस्पेक्टर अब्दुल की गिनती तेज तर्रार पुलिस वालों में होती है। एनकाउंटर के लिए इसी साल 26 जनवरी को गैलेंट्री अवार्ड मिला था इन्हें। 2001 में पुलिस में भर्ती अब्दुल मेरठ से गाजियाबाद तक कई थानों में रहे। आरोप है कि 6 साल पहले उन्होंने छांगुर और उसके गुर्गों का साथ दिया। मेरठ में साल 2019 में एक हिंदू युवती का जबरन धर्मांतरण हुआ था। पीड़ित ने शिकायत की थी कि लव जिहाद के जाल में उसे फंसाया गया। छांगुर के गुर्गे बदर अख्तर पर किडनैपिंग और धर्मांतरण का आरोप लगाया, लेकिन तब इंस्पेक्टर रहमान ने एक्शन की बजाय पीड़िता को ही धमकी दी। पीड़ित पर उसके परिवार को मुंह खोलने पर अंजाम भुगतने की बात कही गई। मतलब छांगुर और उसके नेटवर्क को बढ़ाने में इंस्पेक्टर रहमान शामिल थे और इसी मामले में पुलिस कमिश्नर ने आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है। निलंबन के बाद अब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान पुलिस लाइन में रहेंगे।
कहीं बाहर जाने के लिए भी पुलिस लाइन से मंजूरी लेनी होगी। इंस्पेक्टर रहमान के खिलाफ विभागीय जांच भी बिठा दी गई है। दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी और गिरफ्तारी भी संभव है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी मेरठ रेंज के और पीड़िता की बहन क्या कह रही। मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। जो मेरी बहन है ये 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। झांगुर बाबा के साथ बदर अख्तर सिद्दीकी है, इन्होंने ही मिलके मेरी बहन को गायब किया है। झांगुर बाबा के संबंध में मुख्यालय स्तर पे एटीएस को इसका प्रभारी बनाया गया है और एटीएस जो है इस संबंध में विवेचना कर रही है, अनुसंधान कर रही है। उसी में एक एडिशनल इनपुट आया था कि 2019 में एक आदमी था जिसका शंकर बाबा के साथ भी लिंकेज था, जिसने धर्मांतरण का केस आया था, जिसमें एक 2019 में भी एफआईआर की गई। तो उसके संबंध में जो इनपुट है वो एटीएस को दे दिया गया है और साथ में उसमें और पड़ताल की जा रही है ताकि इसमें से और भी कोई नए पहलू आएंगे उसके बारे में भी सभी को अवगत कराया जाएगा। इसमें एटीएस को बड़े बृहद स्तर पे इस पर अनुसंधान कर रही है और कार्रवाई कर रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों में लोगों का डर विमान और विमान हादसों की वजह से बढ़ गया है। आज एक खबर आई, हवाई हादसों से दुनिया में कोहराम मचा है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इटली की तस्वीर देखिए। ये विमान क्रैश हुआ है, ये हाईवे है, ट्रक्स आ जा रहे हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं और विमान अचानक आकर बीच जमीन पर, बीच हाईवे पर गिरा है। ये इटली में प्लेन क्रैश हुआ। अगला देखिए, रूस में एक विमान क्रैश हुआ, जंगल में मिला है ये मलबा। लगभग 50 लोगों की मौत हो गई। ये देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर से लिया गया तस्वीर है। जंगलों के बीच विमान क्रैश हुआ है, धुआं उड़ रहा है, मलबा विमान का आपको नजर आ रहा है। ये रूस का प्लेन था AN-24। ये विमान क्रैश हुआ है जो जंगल में क्रैश हुआ। उसके बाद इसकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स के लिए मुश्किल था, जंगलों के घने जंगल के बीच में दरअसल विमान गिरा था। हवाई हादसों से दुनिया में कोहराम मचा है। हर रोज कहीं से प्लेन क्रैश या विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आ जाती है। बोइंग क्रैश का खौफनाक मंजर लोगों के जहन से अभी खत्म भी नहीं हुआ कि कभी बांग्लादेश से विमान क्रैश की तस्वीर डराने लगी है। इटली में तो हाईवे पर ही हवाई जहाज क्रैश हो गया, सड़क पर विमान आग का गोला बन गया और हर ओर कोहराम मच गया। तो रूस में ऐसा खतरनाक विमान हादसा हुआ कि उसमें सवार सभी 49 लोगों की जान चली गई। दुनिया भर में लोग खौफ में हैं। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि हर तरफ हवाई हादसे होने लगे। अब देखिए जरा, पहला विमान जो क्रैश हुआ इटली में, वो आखिर कैसे क्रैश हुआ, रूस वाला कैसे क्रैश हुआ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। दरअसल चीन सीमा के पास एक रूसी विमान अचानक क्रैश हुआ और विमान में 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे, सभी मारे गए। हादसा मॉस्को से 6000 किलोमीटर दूर टिंडा एयरपोर्ट के पास हुआ है और एयरपोर्ट पर पहली बार लैंडिंग की कोशिश में विमान नाकाम रहा। दूसरी बार फिर लैंडिंग की कोशिश हुई, तभी वो रडार से अचानक गायब हो गया। अंगारा एयरलाइन के लापता विमान की काफी देर तक तलाशी हुई, उसे ढूंढा गया। फिर विमान की बजाय अचानक धुआं और आग की लपटें नजर आईं। जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो 63 साल पुराना बताया जा रहा है। रूस ने AN-24 विमान को छोटे इलाकों में उड़ने के लिए बनाया था। तब इसमें 32 सीटें होती थी, जिसे अपडेट कर
50 किया गया था। रूस ने हालांकि अब ऐसे विमान बनाना बंद कर दिया है, लेकिन कई इलाकों में अब भी ऐसे विमान उड़ रहे हैं। पुरानी तकनीक और रखरखाव में कमी को बड़ी वजह माना जा रहा है। यह रूस का विमान था, लेकिन रूस के अलावा एक विमान क्रैश हुआ इटली में। इटली का विमान देखिए कैसे क्रैश हुआ, बीच हाईवे में आकर विमान गिरा। इटली के ब्रोशिया में हवाई जहाज हाईवे पर हादसे का शिकार हो गया। हाईवे पर गाड़ियां दौड़ रही थी, तभी अचानक आकर सड़क पर गिरा है। सड़क पर गिरते ही विमान आग का गोला बन गया, भयंकर आग लग गई। इसमें बताया यह जा रहा है विमान में 2 लोग सवार थे और दोनों की मौत हो गई। विमान की चपेट में आने से कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। हादसे का शिकार हुआ विमान निजी कंपनी का छोटा एयरक्राफ्ट था। फिलहाल इटली में हुए हादसे की वजह की जांच की जा रही है। विमान तकनीकी खामी का शिकार हुआ या मौसम के चलते हादसा हुआ है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन लगातार विमान हादसों की जो खबरें आ रही हैं, अहमदाबाद में जो भारत में जो विमान क्रैश हुआ उसके बाद ये खबरें और ज्यादा सामने आ रही हैं। छोटी से छोटी खबर भी सामने आती है, इससे लोगों में दहशत भी है। इस विमान हादसे के बाद इस विमान हादसे में इकलौता एक शख्स बचा। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, यह है विश्वास कुमार। इकलौता शख्स बचा विश्वास कुमार। विश्वास कुमार अभी भी सदमे में है। अगली तस्वीर देखिए जरा। विश्वास कुमार से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने के लिए गए थे अस्पताल में। उसके बाद विश्वास अकेले नहीं थे उस प्लेन में। अगली तस्वीर दिखाऊं, विश्वास के भाई उस दिन उस फ्लाइट में मौजूद थे। उनके भाई की मौत हो गई। ये भाई के अंतिम संस्कार की तस्वीर है, अंतिम यात्रा की। विश्वास क्या कहते हैं आज उस हादसे की, जो स्मृतियां, जो यादें उनके जहन में है, वो क्या कहते हैं उसे लेकर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा था, विश्वास कुमार भालिया। एकमात्र भाग्यशाली थे जो जिंदा बचे। प्लेन क्रैश को हुए करीब 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन विश्वास अब तक सदमे से उबर नहीं पाए। विश्वास कुमार भालिया को नींद नहीं आती है, वो रात रात भर जागते रहते हैं। बेटे की चिंता में विश्वास की मां भी बीमार हो गई है। भालिया 25 साल से लंदन में रह रहे थे। विश्वास का एक 3 साल का बेटा है। उनके भाई और माता पिता लंदन में रहते हैं। भालिया परिवार अब ब्रिटिश नागरिक है। विश्वास और उनका भाई अजय हर साल भारत आते थे। 6-7 महीने तक वो दीव में रहते थे, इसके बाद 5-6 महीने लंदन में रहते थे। प्लेन क्रैश में 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इस प्लेन हादसे में विश्वास के भाई की मौत हो गई। अपने भाई अजय को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। परिवार को छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ता है। परिवार के अलावा दोस्त भी हौसला बढ़ाते रहते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विश्वास को, वो क्या कह रहे हैं। हादसे के बाद क्या यादें उनके जहन में थी, तब उन्होंने क्या बयान दिया था। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर मुंबई से है। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के आरोपी रिहा हो गए। उसके बाद इस पर हंगामा हुआ मुंबई धमाके पर, लेकिन अब फैसला पलट गया है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 2006 की तस्वीरें। ट्रेन की हालत से आपको अंदाजा होगा ये कितना भयावह, कितना भीषण और बर्बर धमाका था। 189 लोगों की जानें चली गई थी। वो बेगुनाह जो इन ट्रेनों में सफर कर रहे थे, उनकी जानें चली गई। 189। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये 12 एक्यूज्ड जो जेल में थे, लगभग 19 सालों से ये जेल में थे। उसके बाद इन्हें सजा हुई थी निचली अदालत से, मकोका कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला पलट के इन्हें बरी कर दिया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इन्हें बरी करने के बाद देखिए जेल से निकलने के वक्त की तस्वीर है। 9 आरोपी जेल से रिहा हुए हैं। ये आरोपी जेल से निकल रहे हैं।
उसके बाद देखिए जमीयत की तस्वीर सामने आई है। जमीयत ने जो आरोपी जेल से निकल कर आए हैं उनको मिठाई खिलाई है, उनका मुंह मीठा कराया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। कोर्ट ने राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार की अपील जो थी सुप्रीम कोर्ट में, वो एडमिट होने के कारण इस फैसले को रोक लगाई गई है। कोर्ट ने एक फैसला किया, हम बहुत खुशी हुई इस बात की। और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं ये लोग, कुछ भी करें ये लोग। मैं समझता हूँ कि सांच को आँच क्या। 19 साल पहले मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ 189 लोगों की मौत के बाद जो बरी हुए उनके लिए मिठाइयां बंट रही हैं, आरोपियों की रिहाई पर जश्न मन रहा है। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत की इस रोक से क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? अब धमाकों के जो दोषी जेल से बाहर आ गए हैं उनका क्या होगा? और उन्हें जो सजा सुनाई गई वो बरकरार रहेगी या फिर केस की आगे फिर सुनवाई होगी? अब देखिए जरा, जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया क्योंकि फैसला पहले पलटा हाईकोर्ट ने, यानी हाईकोर्ट ने सभी को रिहा किया। हाईकोर्ट ने कहा सबूत नहीं है इसलिए सबको रिहा किया जाता है। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डरा देने वाली भयावह तस्वीरें हैं। कितना भीषण ये धमाका रहा होगा। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 3 दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया था और ट्रेन धमाके के सभी 12 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था। इसके बाद अलग अलग जेलों में बंद 9 कैदी रिहा भी कर दिए गए। 2 कैदियों पर दूसरे केस भी चल रहे हैं, इसलिए वो अभी रिहा नहीं होंगे। जबकि बरी किए गए आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने कहा आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं है इसलिए बरी कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने इस फैसले पर हैरानी जताई और कड़ा एतराज भी जताया। फडणवीस सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले का रिहाई पर असर नहीं पड़ेगा, मतलब जो लोग रिहा हो गए हैं उन्हें दोबारा जेल अभी नहीं भेजा जाएगा और रिहा हुए कैदियों को दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। मूव कीजिए से आगे। लेकिन यह फैसला अन्य किसी मामलों में मिसाल है। 19 साल पहले मुंबई में सीरियल धमाके में 189 लोग मारे गए। इस आतंकी वारदात को लेकर 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मकोका कोर्ट ने 5 को फांसी, 7 को उम्र कैद और 1 को बरी कर दिया। 2016 में आरोपियों ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। करीब 9 साल तक बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई और दलीलें चली और फिर अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपियों पर केस चलता रहेगा। सुनिए जरा, पीड़ित का परिवार क्या कह रहा है। सोचिए 189 जाने गई थी, उनके परिवारों का दर्द सोचिए, सुनिए। देखो, मैं ऑफिस से आ रहा था, बांद्रा से ट्रेन चली, फर्स्ट क्लास में 12 जने बैठते और बांद्रा से चली थी ट्रेन और सबवे के पास ही ब्लास्ट हो गया। 12 में से 10 जने उधर ही ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। 2 ही जने बचे थे हम और मेरे दोनों कान के पर्दे फट गए थे और सब मुंह काला हो गया था, पूरा बॉडी में छर्रे वरे लग गए थे। बच गया बस, इतना ही समझो भगवान की दया से। कुछ तो होना चाहिए ना, अभी इतने 188 लोग मर गए, इतने सारे घायल हो गए, और कुछ तो आना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होएगा हमको मंजूर है। उनके अनुसार ये गलत लोगों को पकड़ा गया, ये निरपराध साबित हुए, तो जो अपराधी है वो भी घूम रहे हैं, ये भी छूट गए। वो भी उन्होंने किया था, करते ही रहे हैं, करेंगे भी। अगर वो जब तक पकड़े नहीं गए तब तक सही न्याय नहीं मिलेगा और जैसा ये तंत्र चलता रहा है चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया उससे खुश हैं? हाँ, उससे खुश हूँ।
बट एट द सेम टाइम उससे सही न्याय की उम्मीद करता हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया था तो कहीं न कहीं बड़ा झटका लगा था आप लोग को, क्योंकि आप लोग विक्टिम हैं। बिल्कुल झटका लगा था, इसलिए कि जो उतना ही झटका लगा था, उतना ही तकलीफ हुआ था जितना 11 जुलाई 2006 को बम ब्लास्ट से हुआ था। और अब इस पर सियासी संग्राम छिड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अबू आजमी, देवेंद्र फडणवीस, दूसरे नेता क्या कह रहे हैं इसके बाद जिनकी रिहाई हुई है। ओवैसी कह रहे हैं कल अगर मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी भी बरी हो गए तो क्या आप तब भी अपील करेंगे? 2008 में मक्का मस्जिद में धमाके पर अपील क्यों नहीं की? सरकार आरोपी का धर्म देखकर कहां तक अपील करेगी? अबू आजमी कह रहे हैं जो बेकसूर मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के मामले में सालों तक जेल में रहे, उन्होंने और उनके परिवारों ने जो कुछ झेला है उस पर मुंबई सीरियल ब्लास्ट फिल्म बननी चाहिए। अजित पवार डिप्टी सीएम ने कहा मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में कुछ बेगुनाह लोगों को भी फंसाया गया था। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन किसी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं जब ये आतंकी हमला हुआ तब मैं मुंबई से सांसद था, मैंने अपनी आंखों से वो तबाही और दर्द का मंजर देखा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी करने का जो फैसला दिया था वो मेरे और लाखों मुंबईकरों के लिए पीड़ादायक था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें न्याय की उम्मीद बंधी है। उज्जवल निकम कह रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार काफी दुखी होंगे। न्यायपालिका का फैसला भी कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन न्याय करना सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का कर्तव्य है। हाईकोर्ट का फैसला स्टे हो गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। सुनिए जरा इन सियासतदानों को। कोर्ट ने राहत नहीं दी है, कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं। कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप? लोअर कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें सभी अपराधियों को सजा दी गई थी, हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया, इसलिए महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत सही कदम है। सेशन कोर्ट ने 5 अभियुक्तों को फांसी की सजा दी थी, 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी थी और सभी सबूत मुंबई हाईकोर्ट ने ठुकरा दिए हैं। इसका मतलब कुछ तो कमियां थी क्या नहीं, इसका संशोधन राज्य सरकार जरूर करेगी, लेकिन राज्य सरकार की अपील जो थी सुप्रीम कोर्ट में वो एडमिट होने के कारण इस फैसले को रोक लगाई गई है। 19 साल से लोग जेल में थे, निचली अदालत ने फांसी की सजा दिया 5 लोगों को, 7 लोगों को उम्र कैद, 1 को फ्री छोड़ा था। उसके बाद लगातार जब से केस चल रहा था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने निचले जो फैसले थे उसको रद्द किया कि ये ज़बरदस्ती जो है ना, इन लोगों ने झूठ मूठ का केस बनाया है। हाई कोर्ट ने एक फैसला किया, हम बहुत खुशी हुई इस बात की, और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाएं ये लोग, कुछ भी करें ये लोग, मैं समझता हूँ कि सांच को आँच क्या, मैं इस बात को मजबूती से कह सकता हूँ, मैं लेमैन हूँ लेकिन मैं इस केस को जानता हूँ, इन लोगों ने जानबूझ करके इनको फंसाया है। मान और आदर देना चाहिए उच्चतम न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय को भी, लेकिन हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारा देश की आप मजबूती देखिए। इतनी घिनौनी, घृणात्मक, भर्त्सना योग्य एक चीज़ होती है, फिर भी पूरा नेचुरल जस्टिस, पूरी एक कार्रवाई प्रक्रिया हम सब्र के साथ करते हैं। आज की एक और खबर है बड़ी, जो हिला देने वाली और चौंका देने वाली थी कि अंबानी पर ईडी का शिकंजा। अनिल अंबानी के घर ईडी की रेड पड़ी है। अनिल अंबानी के घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अनिल अंबानी के घर ईडी की रेड हुई और उनके कई ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। आखिर क्यों रेड हुई उन पर, यह आपको बताता हूं, देखिए जरा। रिलायंस ग्रुप की 50 कंपनियों पर छापे पड़े। ईडी ने ग्रुप के 35 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की। ईडी ने दिल्ली और मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई 3000 करोड़ के कर्ज धोखाधड़ी में हुई। आरोप है कि अंबानी की कंपनी ने येस बैंक के साथ धोखाधड़ी की।
खबर है कि ईडी ने रिलायंस के 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस के खिलाफ पीएमएलए के तहत कार्रवाई की है। अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज हुई। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से सुराग मिले थे। ईडी की कार्रवाई के बाद अंबानी रिलायंस के शेयरों पर असर पड़ा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयर 5% तक गिर गए हैं। हालांकि रिलायंस पावर ने इसका असर पड़ने से इनकार किया है। रिलायंस के खिलाफ दरअसल ये मामला है 2017-2019 के बीच का, और इस दौरान रिलायंस ने यस बैंक से 3000 करोड़ रुपया कर्ज लिया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पैसे फर्जी कंपनियों में डाइवर्ट किए गए। खबर यह भी है कि बैंक से कर्ज के लिए बैंक के अफसरों को रिश्वत भी दी गई। इस मामले में सीबीआई ने यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर का नाम भी लिया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक एक प्लानिंग के तहत इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। बैंकों, शेयर होल्डर्स, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के पैसे भी हड़पे गए। इस मामले में ईडी एक्शन ले रही है। आज की एक और खबर है जो पिछले 3 दिन से बहस और हंगामे की वजह बना हुआ था कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। धनखड़ साहब अब नहीं है, तो अब इस पर काम शुरू हो गया है। जो नाम सामने आ रहे हैं, हर रोज कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं। आज जो नाम आ रहे हैं वो कौन से हैं? दरअसल जगदीप धनखड़, ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। जगदीप धनखड़ अभी नहीं है उपराष्ट्रपति। सत्ता के गलियारों में कई नामों पर चर्चा है, लेकिन सबकी चुप्पी है। खबर है कि इंडी में भी उम्मीदवार उतारने पर विचार चल रहा है, लेकिन देश का अगला उपराष्ट्रपति एनडीए का कोई होगा। एक नाम चल रहा है रामनाथ ठाकुर, जेडीयू के सांसद हैं, मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री रहे और ठाकुर अति पिछड़े समुदाय से आते हैं। बिहार में चुनाव है, वो बिहार से ही आते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, इसलिए रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा काफी गर्म हो गई है। अगला नाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात ने इसे और हवा दी थी। थावरचंद गहलोत, उपराष्ट्रपति की रेस में नया नाम थावरचंद गहलोत का भी है। गहलोत पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल रहे हैं। थावरचंद गहलोत दलित वर्ग से आते हैं, इसलिए हवा और ज्यादा तेज है। नाम ओम माथुर का भी चल रहा है, लेकिन सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। कितनी अच्छी तरह आपने अभी चर्चा की। राज्यसभा किस तरह काम करते भी लोगों ने देखा। आप सबने बहुत अच्छी तरह चर्चा की, बात की। दाल में कुछ काला है, और ऐसे ही तो कोई बैठे बैठे आधे घंटे पर मुसीबत देता नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ, क्या व्यवस्थाएं थीं, क्या परिस्थितियां थीं, क्या मजबूरियां थीं कि धनखड़ साहब जो बड़े लाव लश्कर के साथ उनको राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बनाया था, अचानक उनका फेयरवेल भी नहीं हुआ। जो विदाई होती है, औपचारिकता होती है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं जब वो पद छोड़ते हैं तो एक उनका भाषण होता है राज्यसभा के अंदर, विदाई होती है, सब नेताओं से मुलाकात करते हैं। जिस तरह से जल्दबाजी से एक तरह से निकाला गया है या छुड़वाया गया है, ये कोई पहली बार हुआ है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। अफवाहें बहुत चलती हैं यहाँ, तो इसलिए मेरा मीडिया से भी, लोगों से भी गुजारिश है कि अफवाहें जीरो कर दीजिए। हमें बहुत अच्छे काम, स्टेटहुड हो जाए, बहुत अच्छे डेवलपमेंट के काम हो जाए, बहुत अच्छी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, उसका समाधान निकालना। किसके पास गुंजाइश है ये अफवाहों की? आपको बताऊं, रियल 15 सीरीज 5G द परफेक्ट AI पार्टी फोन लाता है आप तक खबरें बिना टाइप किए, बिल्कुल उसके AI एडिट जिनी की तरह, जो फोटोज एडिट करता है आपके वॉइस कमांड से। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH